हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही सारे क्वेश्चन याद हो जाए। हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको बतलाए हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है या फिर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है ग्रसनी, बी है छोटी आंत, सी है अमाशय और डी है ग्रासनली। ठीक है, तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह पहला का बी नंबर ऑप्शन होता है छोटी आंत। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, छोटी आंत। मतलब छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 1 और डी है 4। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा। तो दूसरा का सही आंसर डी होगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किस चीज के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए है कुटपाद के द्वारा, बी है कोशिका सतह के द्वारा, सी है लाइसोसोम के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप तीसरा का सही आंसर जल्दी से बतलाइए। और तीसरा का सही आंसर हम आपको बताते हैं कि अमीबा अपना भोजन किस चीज से पकड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटपाद के द्वारा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है घेघा रोग, बी है मधुमेह जिसको हम लोग चीनिया बोलते हैं, और सी है क्रेटिनिज्म और डी है बौनापन। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। यदि रक्त, जिसे हम लोग खून भी बोलते हैं, तो अगर खून में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है टीबी, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया और डी है उच्च रक्तचाप। तो पांचवा का सही आंसर क्या होगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ठीक है, 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन है अंडाशय को मादा ग्रंथि कहते हैं, या फिर अंडाणु को, या फिर अंडज को, या फिर अंडकोश को। तो छठा का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंडकोश को मादा ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, मादा ग्रंथि अंडकोश को कहा जाता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुष्प, जिसे हम लोग फूल भी कहते हैं, तो पुष्प या फिर फूल का कौन सा भाग परागकण बनाता है। फूल में कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है। ऑप्शन ए है बाह्य दल, बी है पंखुड़ी, सी है पुंकेसर या फिर डी है स्त्री केसर। तो फूल में कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है। तो 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फूल में पुंकेसर होता है, वह परागकण बनाता है। ध्यान रखिएगा, पुंकेसर का काम होता है परागकण बनाना, इसलिए 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
ऑप्शन ए है खंडन के द्वारा, बी है कृत्रिम विधियां, सी है पुनर्जनन और डी है मुकुलन। तो 8 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बतलाइए, मानव शरीर में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा 22 जोड़ी। मानव शरीर में 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? हम आपको बता दें कि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन आने वाला जो आपका मैट्रिक का एग्जाम है उसके व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका में, बी है उत्तक में, सी है केंद्रक में और डी है इनमें से सभी में। तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव में कितने रक्त समूह हैं? मानव के शरीर में जो रक्त समूह होता है वो टोटल कितने रक्त समूह होता है? जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, इसी प्रकार से किसी का ओ होता है। तो मानव के कितने रक्त समूह होते हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। मानव में 4 रक्त समूह होते हैं, या फिर मानव शरीर में जो 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, सभी मनुष्य में अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुणसूत्र की खोज किस ईस्वी में हुई? गुणसूत्र के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, और गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किस ईस्वी में हुई थी इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है 1876 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1879 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में हुई थी। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 22 जोड़ी, बी है 23 जोड़ी, सी है 11 जोड़ी और डी है 24 जोड़ी। शायद यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 13 का हम आपको ए नंबर ऑप्शन बताए थे 22 जोड़ी। मानव में 22 जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? कहने का मतलब कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है इनमें से सभी। तो बताइए सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त होता है, मतलब सौर कुकर में अवतल दर्पण को लगाया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विद्युत बनता है वह पवन से भी बनता है, मतलब वायु से भी विद्युत का उत्पादन होता है, जल से भी विद्युत का उत्पादन होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वायु से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें जो पवन विद्युत जनित्र होता है, मतलब जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जो जनरेटर लगा होता है, तो उस पवन विद्युत जनित्र में कम से कम कितनी चाल होना चाहिए पवन की, मतलब हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम पवन का स्पीड रहता है तो विद्युत उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसलिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहना बहुत आवश्यक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? 16 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कैलोरी, बी है जूल, सी है ताप और डी है न्यूटन। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 16 का बी नंबर आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ओजोन परत के अपक्षय के लिए मतलब जो ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, उसमें छिद्र हो रहे हैं, उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? CO2 या फिर SO2 या फिर CFC या फिर NO2। तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CFC। CFC कहने का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है कि CFC का मतलब क्या होता है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट रूप क्या होता है। तो आपको बताना है कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किस चीज से है? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है मृदा प्रदूषण से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध किस चीज से है? तो 18 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी कहने का मतलब कि सभी कुछ खाता हो, मांस मछली भी और साग सब्जी भी। तो बताइए एक सर्वाहारी जीव इसमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है बाघ, बी है कुत्ता, सी है गाय और डी है उपयुक्त सभी। तो आप बाघ के बारे में जानते होंगे कि सिर्फ यह मांस खाता है, गाय के बारे में भी जानते होंगे कि यह सिर्फ शाकाहारी होता है, लेकिन कुत्ता होता है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, इसलिए कुत्ता ही एक सर्वाहारी जीव है। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ओजोन का अणुसूत्र आना चाहिए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। ओजोन का सूत्र होता है O3। जिस प्रकार से ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, उसी प्रकार से ओजोन का सूत्र होता है O3। तो आप ऑक्सीजन के बारे में जानते होंगे कि O2 लिखाता है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं। उसी प्रकार से यदि O3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन के एक अणु में 3 परमाणु हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, 3 परमाणु। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किस चीज को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है मिट्टी को बचाने के लिए, कि बी है वृक्षों यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए, सी है जल को बचाने के लिए और डी है बिजली को बचाने के लिए। तो 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वृक्षों यानी कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन में सभी लोग पेड़ पौधों को बचाने के लिए पेड़ के साथ ही चिपक जाते थे, ठीक है। तो 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है बायोगैस, बी है सौर ऊर्जा, सी है पवन ऊर्जा और डी है कोयला। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। जो कोयला है वह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, CFC का पूरा नाम बताएं। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम आपको इसके बारे में अभी बता रहे थे कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका उत्तर आप खुद से दीजिए कि CFC का पूरा नाम क्या होता है। सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 23 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, उसी को हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। तो उसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 1870 ईस्वी में कि 1970 में कि 1980 ईस्वी में कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी सन 1970 ईस्वी में। 24 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सन 1970 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मतलब वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 25 का ए नंबर ऑप्शन है 70%, बी है 75%, सी है 78% और डी है 21%। तो बताइए वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा 70%। वायु में 70% नाइट्रोजन पाया जाता है। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी के साथ आपका सारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।